जनरल बाजवा और वहां का प्रधानमंत्री काम उठा दोनों काम उठे। बाजवा दौड़ा दौड़ा प्रधानमंत्री इमरान खान के पास जाता है कि हमारे सारे बंकर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की सेना में तहस नहस कर दिए, सभी आतंकवादियों को मार दिया, परंतु हमने उनका एक सैनिक अभिनंदन को पकड़ लिया। वो लेके आ गए। इमरान ने कहा नहीं, उसके कत्ल मत करना, उसके यदि कुछ कर दिया तो नरेंद्र मोदी आप और हम दोनों को पाकिस्तान का नामो निशान मिटा डालेगा, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सभी राष्ट्राध्यक्षों को संदेश दिया कि मेरा वीर जवान अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है, और उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि शाम तक अभिनंदन सकुशल भारत की धरती पर लौटना चाहिए, नहीं तो कल पाकिस्तान इस धरती की दुनिया से नामो निशान से नक्शे से मिटा दिया जाएगा। और उसका परिणाम यह हुआ कि शाम होते होते अभिनंदन को सकुशल ड्रेस पहना के और उसके साथ सारे लोग आके सैल्यूट के वीर की तरह भारत की धरती के ऊपर सौंपा। ये कारनामा करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी है, दूसरा कोई हो तो मेरे को बताओ। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले हमारे देश के वीर जवानों के सिर कलम कर दिए जाते थे, आके नोट ली जाती थी, नाखून काट लिए जाते थे, परंतु यहाँ से इस कांग्रेस की सरकार केवल मात्र संवेदना पत्र लिख के तीसरी कर लेती थी कि हम संवेदना व्यक्त करते हैं। खाक संवेदना करते हो, बदला हो तो इस प्रकार का। और उसके बाद आपने देखा हिंदुस्तान के अंदर उस पाकिस्तान की हिम्मत पड़ी क्या आग उठाने की? हिम्मत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। आज सारे आतंकवादी सारे चुप हो गए। कहीं हमला हुआ हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादियों का? मुझे बताइए। और नहीं तो कांग्रेस के शासन के अंदर आए दिन हमला होता था, आए दिन हमारे देश के जवान और आम नागरिक मारे जाते थे। ये करामात करने वाले माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद से 2020 तक एक दिन भी दिवाली और होली उन्होंने अपने घर पे नहीं मनाई। उन्होंने चाहे 86 का ग्लेशियर हो, चाहे दार्जिलिंग का सत हो, चाहे हिंदुस्तान का थार का मलमल हो, वहाँ के जवानों के साथ में दिवाली मनाई है। ऐसे करने वाले हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र। क्या बात करते हो आप? आज देश का वीर जवान, वीर सैनिक सीना खोल कर सेना के ऊपर लड़ रहा है भारत के लिए कि नहीं हमारा साथ देने वाला कोई है, वो नरेंद्र मोदी है। देश की 135 करोड़ जनता हमारे साथ खड़ी है। ये जो पाकिस्तान पर चाइना पड़ोसी जो बीजिंग है ना, ये बहुत बड़ा ही अपने आप को समझता था कि मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, परंतु जब से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, दूसरे लोग भी कहने लगे आप बीजिंग से बात करो, बीजिंग से बात करो। नरेंद्र मोदी ने कहा क्यों भाई, मैं बीजिंग से बात क्यों करूं? जरूर भीड़ है बीजिंग को, तो वो मेरे से बात करे, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता खड़ी है। मुझे मेरी सेना के ऊपर विश्वास है, मुझे बीजिंग से बात करने की जरूरत नहीं है। और बीजिंग कान खोल के सुन लो आप, यदि हिंदुस्तान की जमीन पे 1 फीट भी कदम रखा तो नामो निशान वो 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है, वो 2020 का हिंदुस्तान है। यहाँ का प्रधानमंत्री, यहाँ का मुखिया देवता है ये सुप्रीम नरेंद्र मोदी, उसका नाम है। और बीजिंग को मुंह की खानी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। ये अभी की घटना है, हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताइए, हटा के नहीं होता पीछे। तो ये करामात करने वाले हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो रात और दिन चिंतन करते हैं, वो 18 घंटे जागते रहते हैं। 135 करोड़ देशवासियों के लिए जागते हैं। किसके लिए जागते हैं? आप और हमारे लिए वो जागते हैं। हम चैन की नींद सोते हैं और वो हमारे लिए रात भर जागते हैं और हमारे लिए योजना बनाते हैं। इनकी टीम के ये सदस्य रहते, हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए। हम सब कितने भाग्यशाली है कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर काम करने वाले हमारे कैलाश जी हमारे बीच में बैठे हैं। कितने हम और आप और भाग्यशाली है। वहाँ नीतियां बनती है, वहाँ नीतियां बनती है, योजना बनती है, तो सारी की सारी योजना उस हिस्से के हमारे कैलाश जी उसके हिस्से के मंत्रिमंडल के साथ ही। अब देखिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पहले भी विदेश जाते थे, उनको गुलदस्ते भेंट किए जाते थे। और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, दूसरे देशों के अंदर विश्व के अंदर जाते हैं तो इनको गुलदस्ते की जगह गीता भेंट की जाती है। ये है नरेंद्र मोदी का कारनामा, करामात। देखिए आप, गीता भेंट की जाती है। और आज पूरे विश्व के अंदर
भारत का झंडा बुलंद करने वाले यशस्वी नरेंद्र मोदी है। जहाँ कहीं भी विश्व में जाते हैं भारत का डंका बज रहा है। और आने वाले समय के अंदर विश्व का यदि कोई नेतृत्व करेगा तो भारत करेगा, और भारत का नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। आज आप लोगों के लिए कितनी चिंता करने आपने कभी सोचा था? अभी परसों में बड़ाऊ गया था, माननीय मंत्री जी, परसों में बड़ाऊ गया था, वहाँ एक गाड़ी के ऊपर भील का घर था। उसने कहा कि बाबू साहब, मैंने मेरे सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे यहाँ लाइट आई इस दौरा पे 5 लाख रुपए पाइप पे उस पोल के लगते मैं खर्च नहीं कर सकता था। उसके घर के अंदर नरेंद्र मोदी का फोटो लगा, वो अगरबत्ती कर रहा है, वो कह रहा है ये नरेंद्र मोदी ने मेरी लाइट पहुंचाई है। आज पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई मुझे बताइए। वो कह रहा है मेरा पोते पड़पोते और मैं मेरी जिंदगी में कभी भी पक्का मकान नहीं बना सकते थे। ये जो आप बैठे हुए मकान है, ये नरेंद्र मोदी ने मेरे को छत बना के दी है पक्की। और उस घर की बहन थी, माननीय मोदी जी ने पूछा सब लोगों से कि मेरी बहनें, क्योंकि वो भी इस गरीबी से उठे हुए हो, उनको पता था कि गांव की मेरी बहनों के चूल्हा जलाती है तो उनके धुएं से आंखें जल के आंधी हो जाती है वो, तो कि नहीं मेरी बहनें भी चूल्हा नहीं जलाएगी, उसके लिए मैं गैस की व्यवस्था करूंगा। और उस घर के अंदर गैस का चूल्हा, एलपीजी का चूल्हा लगा हुआ है। ये करने वाले कोई और नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है। और उसके पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उनका चिन्ह है कमल का चिन्ह। और आप जितने भी बैठे हो, आप सबके हर 3 महीने में 2-2 हजार रुपए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मुझे बताइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आज दिन तक 50 सालों में कांग्रेस ने 1 रुपया भी दिया हो, मेरे को बता दो कोई ऐसा माई का लाल खड़ा होके। नरेंद्र मोदी है जो ये दे रहे हैं। सबके पेंशन आ रही है कि नहीं आ रही है? इस कोरोना काल के अंदर भी सबके पेंशन आ रही थी। महिलाओं के जनधन खातों के अंदर 500 रुपए प्रति माह आ रहे थे, 5 किलो अनाज आ रहा था, 1 किलो दाल आ रही थी। इस कोरोना काल के अंदर भी दूसरे विश्व के लोग सही हो गए थे, और हमारे यहाँ के नरेंद्र मोदी जी और इनकी टीम के लोग इस देशवासियों की सेवा में लगे हुए थे। ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, यह हमारे प्रत्याशी कौन है बताइए मेरे को? नरेंद्र मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। तो इस 1 तारीख को आप मोदी जी के वोटों से जोड़ी वगैरह कैलाश जी यहाँ आए हैं, तो ये जाके कह सके नरेंद्र मोदी को कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूँ वो सारी की सारी सीटें, वह सारे के सारे प्रधान, वह जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का इनका भी छीना तोड़ा होगा। और आप सब लोग यहाँ आए और हमें प्रधानमंत्री जी जो हमारे काम कर रहे हैं उनको भी खुशी मिलेगी कि वास्तव में जिस जनता को मैं भगवान मान के पूज रहा हूँ, वो जनता मेरे लिए भी इतनी आतुर है। क्योंकि अभी आपने देखा इन बिहार, यूपी और एमपी में चुनाव में पूरी की पूरी जनता मोदी जी की। अभी मैं जा रहा हूँ गाँव में, वहाँ भी के वोट तो हम मोदी को देंगे, वोट मोदी को देंगे। तो इसलिए सारे लोग, सारे आपसे गिला शिकवा भुला देना, किसी की पड़ोसी से नहीं बनती है या और कोई मनमुटाव है तो वो मनमुटाव इन कैंडिडेटों के ऊपर मत निकालना। अपनी घर की लड़ाई आप तक रखना, और ये सारे वो झगड़े भूल के और उस दिन कमल के फूल को याद रखना है, कमल के फूल पे बटन दबाना है और सारे प्रत्याशियों को विजयी बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आज जनता जनार्दन को, और यहाँ जितने भी अतिथि आए हैं इन सबके सादर प्रणाम करते हुए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद रणवीर जी। मैं अगली कार्यक्रम में कड़ी में श्री रेखाराम जी सियोर से निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन दें। राम राम साहब। आज इस आईडान बाबा की पावन धरा पर इस चुनावी सभा में पधारे हुए आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय कैलाश जी चौधरी, केंद्र में कृषि राज्य मंत्री एवं आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी, रणवीर जी भादु,
और स्थानीय सरपंच पास की ग्राम पंचायतों के पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि सरपंच एवं जो आज की सभा में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ब्लॉक में प्रत्याशी खड़े हुए हैं और पास की पंचायतों के पधारे हुए ग्रामीणों, ततुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, आज आने वाली 1 तारीख को पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आप सभी भाइयों से विशेषकर अनुरोध है कि जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं आपको तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बहुत भारी बहुमतों से जीताना है। ये विशेषकर हमारा अनुरोध है, क्योंकि अभी वर्तमान में राजस्थान सरकार को सुने हुए 2 साल हो गए हैं। इस सरकार ने अपनों से झूठे वादे करके कई प्रकार के झूठे वादे किए कि 10 दिन में हम आपका कर्जा माफ कर देंगे, बेरोजगार युवाओं को 3500 का भत्ता देंगे, किसी को भत्ता मिला नहीं, कोई किसी का ऋण माफ हुआ नहीं। ये सरकार वादा खिलाफी सरकार को आपको सबको उखाड़ के फेंकनी है और अपने प्रत्याशियों को बहुत भारी मतों से जिताना है। अब 2 साल हुए सरकार को कहाँ गाँव में पानी है, कोई जगह में पानी के नाम की चीज नहीं है। हर जगह है तो लोग पानी के लिए परेशान है। नहर की बड़ी स्कीम बनी हुई है और इनकी मानसिकता नहीं है पानी पिलाने के लिए, लोगों ने वोट नहीं दिए। तो इस प्रकार ने ऐसी निकम्मी और सरकार को अपन उखाड़ के फेंकना बराबर है। आप बहुत भारी तादाद में पधारे, इनका आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप विशेषकर मेरा अनुरोध है कि वर्तमान में बाड़मेर में आज इतनी दमनकारी नीति मैंने कभी नहीं देखी। हम भी 20 साल सरपंच रहे, भाई आज इस एमएलए के सरकार के साथ में नहीं रहे, वोट पक्ष में दिए, विपक्ष में दिए, पर किसी ने इतना परेशान नहीं किया जनप्रतिनिधि और सरपंचों को। आज जो एमएलए कहता है सरपंच उसका पांव पकड़ता है, तो उसी का काम करता कि भाई इसने वोट नहीं दिया, उसका काम स्वीकार नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से हर कर्मचारी कोई भी है वो पूरा दमनकारी नीति में दबा हुआ आ रहा है कि एमएलए साहब देख लेंगे, यहाँ से हटा देंगे। कोई भी डिपार्टमेंट में जैसे पुलिस है तो पुलिस भी जाके डरती है कि हम तो एमएलए साहब कहेंगे वैसे ही काम करेंगे। ये हमारे मेरे खुद की बात है, ये बहुत काजू पर असुभ्य की बात है। इस प्रकार की दमनकारी नीति अपने अंग्रेजों के टाइम में सामंतों के समय नहीं देखी थी, पर आज ये थी। अब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को जनता को अपनी आवाज उठाने का मतलब अधिकार है, और भी ये लोग इतनी दमनकारी नीति है। इस प्रकार इन दमनकारी नीति और इनके निकम्मी सरकार को आपको निचले स्तर पर कमजोर करेंगे तो ऊपर बैठे हुए राजस्थान सरकार के भी दादी जी के वास्ते जनता हमारे से नाराज हो चुकी है और हमने उनसे झूठे वादे करके वोट लिए थे। इस प्रकार को उनको सबक सिखाना है। तो माँ भाइयों से सबसे मेरा हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन है कि आप 1 तारीख को आने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो भी पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य खड़े हुए हैं उनको बहुत भारी भारी मतों से जीता होगे। आप यहाँ आए पधारे, इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद एकांत जी। मैं समय की नजर का देखते हुए अगली कड़ी में मैं डॉक्टर प्रियंका जी चौधरी से निवेदन है कि अगला भारत माता की, 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 भारत माता की। धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान हमारे भारत सरकार में दिव्यांग कल्याण के निदेशक बहन प्रियंका जी और हमारे बीच में विराजमान अभी जिनका उद्बोधन हुआ अभी निकल चुके हैं से रणवीर जी भादू मंडल अध्यक्ष, और हमारे बीच में विराजमान हमारे गोपाराम जी मंडल अध्यक्ष, और हमारे जिला परिषद के प्रत्याशी श्रीमती श्रृंगारी देवी जी, और हमारे पंचायत समिति के प्रत्याशी के रूप में विराजमान वार्ड नंबर 7 से हमारी बहन प्रेमिका जी, और नवली देवी जी हमारे प्रत्याशी बहन सरोज, और हमारे जुंजाराम जी भील प्रत्याशी, चैतन्य राम जी
और विक्रम सिंह जी, हमारे बीच में विराजमान वार्ड नंबर 13 से तोसी जी, और वार्ड नंबर 14 से कल्लू देवी जी, हवा देवी जी, पीकी देवी जी, और सभी हमारे मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण। एक एक का नाम लूँगा तो काफ़ी समय लगेगा। और सभी सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे युवा साथियों और मातृशक्ति के रूप में विराजमान सभी मेरी माता और बहनों, आज की जो चुनावी सभा है वो आने वाले समय के अंदर गांव की सरकार बनाने जा रही है और गांव की सरकार बनाएंगे। इसी को लेकर हम मतदान करने के लिए आज की ये मीटिंग रखी है। और ऐसी ही मीटिंग आपने लगभग 1 साल पहले और भी की, और उस समय लोकसभा के चुनाव थे, और लोकसभा के चुनाव में आपने मुझे आशीर्वाद देकर यहाँ से भेजा और मुझे जो जिताया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने जिस उम्मीद के साथ में, जिस अपेक्षा के साथ में मुझे भेजा, उस उम्मीद के ऊपर मैं खरा उतरने का निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। और ये चुनाव जिस समय पहले हुए थे लोकसभा के, उस समय मुझे लगभग यहाँ से जो बैठे उनमें से कई लोगों ने तो मेरे को उस समय देखा भी नहीं था, लेकिन आपने ये जरूर आप जानते थे कि ये भाई तुझसे विधायक हैं, और उसके बावजूद भी आपने मुझे बिना देखे आपने मुझे आशीर्वाद दिया। और उस समय जो मतदान किया था वो आपने और कुम जी आ जाओ। तो उस समय जब आपने मतदान का उपयोग किया था तो उस समय मुझे बिना देखे मतदान का उपयोग किया और वो वोट दिया था आपने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को। तो अब तो जो ये आपके सामने ये बैठे हैं लाडा पूरे जो भीमराजा, इनको तो आप सब जानते हो अच्छी तरह से, आपके बीच में बैठे हैं सारे, इनके व्यवहार को, इनके सब कुछ पहचानते हो। तो अब तो निश्चित रूप से मैं ये पूरा आश्वस्त हूँ कि जब मुझे बिना देखे आपने नरेंद्र मोदी जी को अगर मतदान किया था, तो अब तो ये नरेंद्र मोदी जी की सेना के पूरे सिपाही हैं, इनको आप झोली भरकर जीता कर भेजेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और ये मतदान जो हो रहे हैं जो हमारे पंचायती राज के, लोकसभा, विधानसभा के, यहाँ पर कई हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, इन्होंने अपने जीवन के अंदर कई बार मतदान का प्रयोग किया। जब से 2050-51 से जो चुनाव शुरू हुआ है, तब से कभी विधायक को दिए तो कभी सांसद को दिए तो कभी पंचायती राज में सरपंच, वार्ड पंच या जिला परिषद या पंचायत समिति को वोट दिया और देते हैं। जब हम मतदान का उपयोग करते हैं तो उस समय एक चेहरे पर एक तेज होता है, एक आंखों में चमक होती है, एक उत्साह होता है कि मैं जिस व्यक्ति को मतदान का उपयोग कर रहा हूँ वो मेरे आने वाले समय में क्षेत्र का विकास कराएगा, मेरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, मेरे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगा। इसी उम्मीद के साथ में इतने वर्षों तक हम मतदान का उपयोग करते आए, और इतने सालों के अंदर जब मतदान का प्रयोग किया तो इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने राज किया इस देश में तो सबसे ज्यादा सरकार जिसकी रही वो थी कांग्रेस की सरकार। और कांग्रेस की सरकार ने इस देश में 60 साल शासन किया, और भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन किया वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल राज किया। यानी कि 6 साल अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के और 6 साल हमारे नरेंद्र मोदी जी को हुए। इसके अलावा जितना भी शासन हुआ वो सारा कांग्रेस की सरकार के अंदर शासन हुआ, कांग्रेस की सरकार का राज रहा। लेकिन इतने सालों तक मतदान का उपयोग हम करते रहे, लेकिन वास्तविकता में अगर विकास की कोई शुरुआत हुई और गांव और ढाणी का अगर कोई विकास की शुरुआत हुई, आज हम देख रहे हैं यहाँ पर ये बिल्डिंग बनी हुई, हमारे स्कूल बना हुआ है, पंचायत का भवन बना हुआ है, हमारे पटवार भवन बने हुए हैं, गांवों के अंदर मंदिर बने हुए हैं, गांवों के अंदर अन्य तरह के मकान बने हुए हैं।
ये सारे कब शुरू हुए और विकास कब शुरू हुआ? ये सारा विकास तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने गांवों के अंदर ग्राम सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की, उसके बाद में सारा विकास शुरू हुआ। उससे पहले कोई विकास नाम की चीज नहीं थी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप कह दीजिएगा मुझे। गांवों के अंदर साधन नहीं जाते थे, कोई सड़क नहीं थी, इसकी वजह से वहां पर पत्थर नहीं पहुंचता था, वहां सीमेंट नहीं पहुंच पाती थी, इसकी वजह से वहां पर विकास नहीं हुआ। पहले भी तो सरकारें बनी थी, उनकी इच्छा होती तो वो सड़क बना सकते थे। भारत सरकार के पास में खजाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी मानसिकता नहीं थी कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो जाए या कोई पढ़ लिख जाए और आगे बढ़ जाए। ऐसी मानसिकता के लोग थे। और मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा मेरे युवा साथियों। मैं कल गया था वहां पर चौटन एरिया के अंदर। तो चौटन एरिया के अंदर गया तो वहां पर मैं एक गांव है, उस गांव के अंदर मैं जा रहा था तो बीच में लगभग 15 किलोमीटर तक एकदम मुडिया रोड और पूरी टूटी हुई ऐसी स्थिति। तो मैंने पूछा, ये 15 किलोमीटर हो गए अपन लगातार जा रहे हैं, कौन से गांव में जा रहे हैं? अभी डामर की सड़क ही नहीं आई। तो उन्होंने मेरे साथ में मेरे एक मित्र बैठा था गाड़ी के अंदर, वहाँ स्कूल के अंदर प्रिंसिपल कोई लगा हुआ है, वो मेरे साथ में पढ़ता था जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था। तो उसको मैंने कह दिया, रात का समय था, मैंने कहा चल अपन चलते हैं, कुछ 2 मिनट 10 मिनट गाड़ी के अंदर बातचीत भी कर लेंगे। तो मैंने जब उसको कहा, मैंने कहा यार ये सड़क ऐसी कौन सी है, कहाँ जा रही है? तो उसने कहा ये गांव है जहाँ हम जा रहे हैं, वो गांव बीच में जो आ रहा था, आगे हमें किसी गांव में जाना था। तो उन्होंने कहा ये गांव है अब्दुल हादी जी का गांव। अब्दुल हादी जी जाके विधायक रहे, कितने 8 बार सांसद विधायक रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके गांव में उन्होंने सड़क नहीं बनाई। और मैंने तो सोचा कि इसके डबल होनी चाहिए, लेकिन वहां तो डबल क्या, मुडिया रोड भी नहीं थी। ये स्थिति बनी हुई। अब 8 बार कोई विधायक रहे, खुद के गांव की सड़क नहीं बनाए। तब उसने मेरे को कहा, भाई साहब आप तो सड़क की बात कर रहे हो। इस गांव के अंदर तो जब चौटन गांव के अंदर 5वीं स्कूल थी, तो उस समय स्कूल को कर्मोन्नत होकर 8वीं की थी। उसी साल इसी गांव के अंदर जहाँ आदि जी का गांव है, उस गांव के अंदर भी स्कूल कर्मोन्नत हुई थी 5वीं से 8वीं। तो उस समय आदि जी तुरंत जयपुर जाकर और हाथों हाथ उस स्कूल को कर्मोन्नत हुई को कैंसिल करवाया और 8वीं से वापस 5वीं करवा दी थी। ऐसे तो मैंने कहा ऐसा क्योंकि उनको वो कहते थे कि अगर पढ़े लिखे हो गए तो पढ़े लिखे हो तो हमारे सामने खड़े हो जाएंगे या समझ जाएंगे हमारे को। ऐसी मानसिकता के लोग सिर्फ वो ही नहीं थे, ऐसी मानसिकता के पूरे हिंदुस्तान के उस समय के जो नेता थे, उनकी मानसिकता यही थी कि गरीब गरीब रहे, अनपढ़ अनपढ़ रहे, पढ़े लिखे नहीं। ये तो भला हो गाँव के अंदर अगर शिक्षा का अलग अगर जगह और उसके पीछे अगर कोई कारण है, तो अपने बाड़मेर के अंदर तो हमारे स्वर्गीय रामदास जी की वजह से आज हमारे यहाँ पर शिक्षा का सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारे युवा पढ़ पाए। उस समय उन्होंने अलग जगह कर और आगे बढ़ाया। और उसके बाद में आपसे कहना चाहता हूँ कि जब भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने हर पंचायत के अंदर स्कूल 8वीं खोली थी उस समय। और फिर दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार बनी, कोई स्कूल कर्मोन्नत नहीं हुई, कोई 10-15 स्कूल कर्मोन्नत हुई तो पता नहीं। लेकिन उसके बाद फिर वसुंधरा जी की सरकार आई तो हर पंचायत के अंदर 10वीं स्कूल खोली। और फिर सरकार बदली, कांग्रेस की आई, और कांग्रेस की सरकार में कोई 15, 20 या 50 स्कूल कर्मोन्नत हुए होंगे। लेकिन उसके बाद में फिर वापस वसुंधरा जी की सरकार आई तो हर पंचायत के अंदर 12वीं स्कूल खोलने का काम किया। तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। उनकी तो नीति ये थी कि अनपढ़ अनपढ़ रहे, 8वीं तक किसी को फेल ही नहीं करना। इस मानसिकता के लोगों ने इस देश के अंदर 60 साल राज किया। फिर हम कैसे अपेक्षा कर सकते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया बने, विश्व गुरु बने?
ये सारी हमारी कल्पना थी, घर बैठे हम बात सोचते थे, लेकिन हमें उसकी कोई उम्मीद तक नहीं दिखती थी। ये मैं मेरे युवा साथियों आपको ये सब बुजुर्ग बैठे इनके सामने साक्षी होकर कह रहा हूँ, अगर कोई झूठा शब्द हो तो ये मेरे को खड़े होकर कान पकड़ के कह सकते हैं कि तुम गलत बोल रहे हो। इवन इस मानसिकता के लोग थे। मैं परसों 4 दिन पहले चौटन जैसलमेर के दौरे पे गया था। तो जैसलमेर के दौरे पे गए तो वहां पर पूर्व विधायक है सांग सिंह जी, उनके साथ गाड़ी में बैठा था। मैंने कहा सांग सिंह जी आप बहुत पुराने नेता हो, हम तो नए नए, अभी हम प्रचार के अंदर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं इधर उधर, तो अभी तो साधन भी है और हमारे पास अपने पास फोन भी आते हैं, इतने काम दौड़ना मेहनत कर रहे हैं। पहले के नेता कैसे काम करते थे थोड़ा मुझे बता तो दो, क्योंकि आप पुराने हो तो पुराने नेता हो तो पहला लोग तो काम करना पड़ता ही कोई नहीं। मेरे क्यों तो के मौके ने मोबाइल हो ही कोई नहीं वास्ते बोंगे। और दूसरो कोई तो मौके ने कोई पूग जाता तो भी ने मीठी गोली दे रवाना कर देता की कर मीठी गोली देता। ये कह के कांग्रेस होंगे सारी फिक्स ही मीठी गोलियों के खई गोली की टाइम पकड़ानी है। तो की करके मैं एक बार गयो जगह ऐसी सभा ही कोई भी, मैं पूरे राजस्थान का मोटा नेता कोई आया भाषण दिया तो मैं बोने कह दियो कि भाई कहो कि हम ओ कराओ नहीं ओ कराओ थारे, तो कि मैं वो बोन कह दियो कि एक मारे हड़क करा दो कि नहीं आ। तो भाई हड़क उड़ के पहले कहो तेरा नाम क्या है, जन भाई आपको नाम बताओ। क्या तो तू हड़क ने कह रही के तो हड़क ने करो के माते पे हो दूजो के करो। तो क्या भाई नेता कहो अरे के ढाला बुला हड़क ने करी कि अगर हड़क बन गई तो ये तो शोर आ ही रहा और शोर आया तो के शोर की करा रहा। अरे के शोर तो हड़क हड़क आ ही रहा, पचे से उतर गया सोरी करी तो मैं पकड़ो के बेटा बाल हड़क में सड़ गया तो पगी को ला दे ए बातों इतगा नेता कहता पहला को कहता इस तरह से गुमराह किया है बाबू क्या मोने कहो के हड़क हड़क सोर आवेला हट के कम मत भइयो। हाँ देखो अब ऐसे ऐसे नेता थे, फिर हमारा देश कैसे आगे बढ़ता। लेकिन ऐसा एक नेता आया जिसने अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने विकास की शुरुआत की। उन्होंने सबका साथ सबका विकास का नारे की बात की और अंतिम व्यक्ति की बात की, अंत्योदय का बात करके कि अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो और किसान का भला कैसे हो। और किसान के लिए आपको पता है सबसे पहले अगर किसान क्रेडिट कार्ड अगर किसी ने प्रारंभ किया, किसानों को लिए हमेशा पैसा मांगना पड़ता था सेठ साहूकार के पास जाकर, और जब फसल कटती थी तो ब्याज सहित उसको वापस लौटाना पड़ता था और बड़े आराम से वो अपना साहूकार रखता था और पैसा देकर ब्याज से वापस आता था। उस व्यक्ति को अगर सम्मान देने का काम किया तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से केसीसी देने का अगर किसी ने काम किया तो अटल बिहारी जी वाजपेयी ने शुरुआत की। और उसके बाद में आपको पता है कि किसानों की फसल बर्बाद हो जाती थी या कई बार अकाल पड़ जाता था, सब कुछ खलकर खत्म हो जाता था और उसके कोई पूछने वाला नहीं होता था, वो इधर उधर देखता था लेकिन उसके बाद में सिर्फ रोकर बैठ जाता था। उसके वो अपना उसकी अगर किसी ने सूंद ली तो सबसे पहले अगर कोई आज एक व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, लेकिन उस समय फसल का इंश्योरेंस नहीं होता था। पहली बार अगर फसल का इंश्योरेंस या बीमा करने का काम किया तो प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने शुरुआत की, जिसकी वजह से आज हमारे को क्लेम मिलता है। उन लोगों को किसने हाथ पकड़े थे कि काम करो, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी जैसा मैंने पहले बताया। उसके बाद में दुर्भाग्य से 10 साल सरकार बदली और एक ऐसे व्यक्ति की सरकार आई पुनः मोनी बाबा की। मनमोहन सिंह जी मैंने तो कभी उनको बोलते सुना नहीं, इसलिए मैं मोनी बाबा कहता हूँ, क्योंकि वो जब बोलते थे तो 15 अगस्त 26 जनवरी को जो अधिकारी लिख कर देते थे उतना ही बोलते थे। वो कहते हैं ना जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। तो वो मनमोहन सोनिया जी जितना कहते उतना ही करते और उनको सीधा देखना होता था, इधर उधर देखने से भी उनको मना था। कभी किसी ने देखा मनमोहन सिंह जी यूं देखते हुए या इधर इधर? और हमारे मोदी जी तो यूं ही सीधा सब दिन में 2 बार लाइव आते हैं, देश से बात देश के लोगों से बात करते हैं। लेकिन उन्होंने आपने देखा होगा कि वो घोटालों की सरकार थी, हमेशा घोटाले, कभी 2G स्पेक्ट्रम, कभी कोयला घोटाला, पता नहीं कौन से घोटाले किए उन्होंने। और इस देश के गरीब व्यक्ति का गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में जमा करवाते थे वो पैसा
विदेशों के अंदर उन्होंने जमा करवाने का काम किया, लेकिन उन्होंने कभी देश के गरीब आदमी तक या गरीब तक पहुंचाने का काम नहीं किया। और आपको पता है वो सिर्फ गरीब का मजाक उड़ाते थे और आज भी गरीब का मजाक उड़ाते हैं। और वो करते क्या है, मैंने देखा ये राहुल गांधी जी इनके बड़े नेता हैं। राहुल गांधी जी का मैं देखता हूँ कई बार 4-5 साल के अंदर एक नाटक करते हैं वो। और वो नाटक क्या करते हैं, किसी गरीब की ढाणी में जाते हैं और जाकर उसके झोंपे के आगे बैठकर कहते हैं कि मैंने गरीब के घर पे खाना खाया, और पूरा मीडिया को साथ में ले जाते हैं, बताते हैं टीवी के अंदर। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, गरीब के घर पे खाना खाना तो कौन सी बड़ी चीज है? अगर गरीब को निवाला देने का काम करता है वो सबसे बड़ा होता है, निवाला लेने वाला कब से बड़ा हो गया? तो आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो इस कोरोना के समय के अंदर आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में इस बात की चिंता की कि पूरा देश संकट में है, तो ऐसे समय में उन्हें देश को परिवार माना और कहा कि मेरे देश के परिवार का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस बात की चिंता करके। और उन्होंने आपने देखा होगा खाद्य सुरक्षा के नाम पर गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन की या खाने की व्यवस्था करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि सरकार बदली और एक ऐसा नेतृत्व आया, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हुए चाय बेचते और चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बने। उनको पता है कि गरीबी क्या होती है, गरीब का दर्द क्या होता है, गरीब की समस्या क्या होती है और उसका समाधान क्या है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले जीतते ही, प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले एक काम किया कि सबसे पहले उन्होंने अपनी हमारी बहन बेटियों की इज्जत को बचाने का काम किया। जब हम सोच जाते थे हमारी बहन बेटियां, तो वो रात का इंतजार करती थी कि कब रात होगी, कब अंधेरा होगा, तब मैं सोच जाऊंगी। क्योंकि दिन के अंदर आपको पता है, या तो वो किसी पेड़ के या किसी आंकड़े के पीछे या किसी कैर के पीछे या किसी बाढ़ के पीछे बैठती थी, या जब कोई दूर से व्यक्ति आता दिखता था तो बेचारी 10 से 15 बार उठती थी, बैठती थी, अपनी इज्जत को बचाती थी। या जो बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग जब सर्दी में होते थे तो धूप का इंतजार करते थे कि कब धूप होगी और कब मैं सोच जाऊंगा। इस तरह से इन्होंने इतने सालों तक जीवन बिताया। उस बहन की अगर कोई इज्जत को बचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज शौचालय बनाकर हमारे देश के अंदर उन बहनों की इज्जत को बचाने का काम किया। इस देश के अंदर 60 साल जिन्होंने राज किया, उन लोगों ने उन बहनों की इज्जत को क्यों नहीं बचाया? उन्होंने ऐसा क्यों संकल्प लिया, क्यों नहीं लिया, ऐसा काम क्यों नहीं किया? उनको हमें सवाल पूछना चाहिए। और उसके बाद में जब हम गांव के अंदर बैठे रहते हैं, हमारे कई बार बरसात होती है, रोटी की लकड़ी गीली हो जाती है, हमारे घर पे मेहमान आते हैं, हम कहते हैं रोटी बना दो, चाय बना दो। या हमारे घर पर हम जब शाम या सुबह होता है तो हमारी बहन बेटियां आराम से रोटी बनाकर हमें खिलाती है, चाहे वो लकड़ी गीली है, आंखों में आंसू आते हैं, उन आंसुओं को पोंछती हुई भी रोटी बनाकर हमें खिलाती है, कभी उब तक नहीं करती। उन बहनों को आज अगर उन आंखों को, आंसुओं को पोंछने का अगर किसी ने काम किया तो उज्ज्वला गैस योजना के तहत गांवों के अंदर गैस का कनेक्शन देकर नरेंद्र मोदी जी ने उनके बहनों के आंसुओं को पहुंचने का काम किया। आज आपको और कहना चाहता हूं कि गांवों के अंदर हमारे गरीब परिवार के लोग रहते हैं, उनके सबके पक्के मकान नहीं हैं, कच्चे मकान होते हैं, कई बार जलकर उसके खत्म हो जाता है झोंपे के अंदर में।